हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जीवन में पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आज मैं आपके लिए 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरा नाम है अमित कुमार और ATC एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैप्टर की अच्छे से नॉलेज लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। एक बार फोन को उठा लीजिए और दोबारा फोन को अब रखना नहीं है और ध्यान से एक एक पॉइंट, एक एक बात को आपको सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले पॉइंट को। बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, इसीलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान की सरकार इसकी भाषा और संस्कृति को समाप्त करना चाहती थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। शेख मुजीबुर रहमान की सरकार के साथ मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चलाया और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने इस आंदोलन को जबरदस्ती दबाया। नक्शे में बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं तीनों तरफ से भारत से मिलती है और बाकी जो बची हुई सीमाएं बच्चों वो समुद्र से जाकर मिलती है। जब पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के पास में मात्र 2 तरीके बचते हैं बच्चों। पहला तरीका है भारत में भाग आना और दूसरा तरीका है लड़ते हुए अपनी जान गंवा देना। पर लड़ते हुए अपनी जान गंवाने से अच्छा है बच्चों भारत में आ जाना। तो यही देखकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद की और इसी कारण से भारत और पाकिस्तान का एक घमासान युद्ध हुआ था 1971 में। इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इस युद्ध में पाकिस्तान हार गया था और इस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना बांग्लादेश। अब हमें बांग्लादेश और उसकी राजनीति में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, तो बने रहिए मेरे इस चैप्टर के साथ। तो देखिए बच्चों, बांग्लादेश बनने के बाद वहां संविधान बनाया गया और संविधान के द्वारा बांग्लादेश में लोकतंत्र को अपनाया गया और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के मन में लालच पैदा हो गया और उसने सोचा कि कहीं अगले चुनाव में मेरी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए उसने 1975 में बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कर दिया और सभी दलों के ऊपर पाबंदी लगा दी ताकि बांग्लादेश में एक ही पार्टी बनी रहे, आवामी लीग, जिससे वहां की सेना भड़क गई और शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली की सेना ने हत्या कर दी और 1989 में जनरल जियाउल रहमान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1971 में जियाउल रहमान की हत्या कर दी गई और उसके बाद में जनरल इरशाद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। जनता उस पर भड़क गई, दबाव में आकर जनरल इरशाद को चुनाव करवाने पड़े और 1991 के चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा और हारने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया। 1991 में चुनाव हुआ। चुनाव के बाद बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित हो गया। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र है। अब हमें बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना के पीछे क्या कारण है वो जानना है बच्चों। इसमें 3-4 कारण है, उन्हें हमें अच्छे से जानना होगा। सबसे पहला कारण है जनता के द्वारा जन आंदोलन। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने हितों के लिए जन आंदोलन करते रहते हैं और बांग्लादेश के लोगों को भारत से भी मदद मिलती है, जिसकी वजह से लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलती है और ज्यादातर लोग भारत के लोकतंत्र से प्रभावित हैं, जिससे बांग्लादेश में लोकतंत्र को तेजी से बढ़ावा मिला। अब बच्चों हमें नेपाल की समस्या के बारे में जानना है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से एशिया के देश गुलाम थे ब्रिटेन के, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश था जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। प्राचीन काल से नेपाल के अंदर राजतंत्र था बच्चों और सभी शक्तियों पर राजा का नियंत्रण होता था। जनता लंबे समय से लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला रही थी। जनता के दबाव में आकर राजा ने 1990 में एक बार संसद के चुनाव तो करवा दिए, लेकिन उसकी ज्यादातर शक्तियां राजा ने अपने पास रखी। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ और माओवादी चाहते थे कि राजतंत्र को नेपाल से बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और पूरी तरीके से मजबूती के साथ लोकतंत्र को कायम किया जाए। माओवादी हिंसक क्रांति के समर्थक थे और इस तरह नेपाल में एक हिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई और नेपाल के राजा माओवादियों से परेशान हो गए और लोकतंत्र के आंदोलन से भी तंग आ गए और नेपाल का ये संघर्ष त्रिकोणीय हो गया। राजा, माओवादी और आंदोलनकारी, इन तीनों के बीच में भयंकर तरीके से संघर्ष चल रहा था लोकतंत्र को लेकर और इन सभी चीजों से तंग आकर नेपाल के राजा ने सेना के बचे हुए लोकतंत्र को भी समाप्त कर दिया और जनता लोकतंत्र चाहती थी, इसलिए आंदोलन तेजी से बढ़ता रहा। दबाव में आकर राजा ने 2006 में लोकतंत्र की स्थापना करी और नेपाल के लोकतंत्र में आने के बाद वहां पर सबसे पहले संविधान बनाया गया
और नेपाल के संविधान में सबसे पहले ये लिख दिया कि हमेशा के लिए राजतंत्र को खत्म किया जाता है और लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। और संविधान बनने के बाद नेपाल में चुनाव हुए जिसमें पहले प्रधानमंत्री बने गिरिराज प्रसाद कोइराला। ये नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे बच्चों। अब बच्चों हमें पढ़ना है कि इतनी मजबूती से आखिर नेपाल के अंदर लोकतंत्र आ गया तो इसके क्या कारण थे। तो इसका पहला कारण था नेपाल के लोगों ने आंदोलन का सहारा लिया, माओवादियों ने आंदोलन को चलाया और नेपाल के ज्यादातर लोग ना बच्चों शिक्षित और जागरूक हैं और भारत के लोकतंत्र से भी प्रभावित हैं, इसलिए नेपाल के अंदर इतना मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब हमें श्रीलंका के संघर्ष के बारे में जानना है। अब तक हम पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश के संघर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, नेपाल के संघर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का यह हमारा आखिरी टॉपिक होगा श्रीलंका में संघर्ष। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट को। श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष था और 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और तब से लेके अब तक श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र है। श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं बच्चों वो सिंगली हैं। सिंगली लोगों का कहना है कि तमिल लोग भारत से आकर श्रीलंका में बस गए हैं, इसलिए तमिल लोगों को श्रीलंका में रियायत नहीं दी जानी चाहिए। सिंगली लोग तमिल लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि उनका कहना है कि श्रीलंका सिंगली लोगों का है। और बच्चों इस संघर्ष से तंग आकर उग्र तमिल संगठन ने लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया। लिट्टे की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। इसकी जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। लिट्टे की मांग थी कि श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए नया राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका के तमिल लोगों का भारत के साथ में वंशानुगत संबंध रहा है, इसलिए जब भी श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो भारतीय तमिल लोग भारत की सरकार पर दबाव बनाते हैं और श्रीलंकाई तमिल लोगों के हितों की रक्षा के लिए कहते हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से बातचीत की। राजीव गांधी ने श्रीलंका का दौरा किया। 1987 में समझौते के लिए शांति सेना भेजी। वहां के लोगों ने समझा कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी दे रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लिया और इसके बाद आयरलैंड और नॉर्वे ने दोनों के बीच में समझौता कराया और इतने बड़े आंतरिक संघर्ष को खत्म कर दिया बच्चों। अब हमें जानना है श्रीलंका और उसका आर्थिक विकास। तो देखिए बच्चों इसके 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंटों को अच्छे से समझना। तमिल और सिंगली के बीच में कई सालों तक संघर्ष चला। श्रीलंका ने अपना विकास बहुत तेजी से किया। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने उदारीकरण को एशिया में सबसे पहले अपनाया था। ये बच्चों हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।